स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार ने हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छे नोट पर की है और अच्छी चीज़ आज ये रही कि निफ्टी ने अपने जो गेंस थे उसको कंसोलिडेट किया है, इंटरडे में गंवाया नहीं है। अभी भी जो तेजी है वो 160 अंकों की है निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 600 अंकों के आसपास की बढ़िया तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि दिग्गजों के मुकाबले अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखेंगे तो चाल थोड़ी सी उलट जरूर है, वहां पर आपको सुस्ती देखने को मिलेगी और यही वजह है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है थोड़ा सा टिल्टेड है वो मंदी के खिलाड़ियों की तरफ। 1310 शेयर है कमजोरी वाले एनएसई पर और उसके मुकाबले 1280 शेयर मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। आज हम देख रहे हैं कि जो दिग्गज शेयर्स हैं, जो वेटेज वाले जो शेयर हैं, उनका भी बढ़िया सपोर्ट है। एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर है, एलएनटी में अच्छे रिपोर्ट के दम पर 2.25% के आसपास की तेजी है और बोनस इशू की उम्मीद में विप्रो का शेयर भागा है करीब 4%, निफ्टी का है टॉप गेनर। सवाल यह है कि क्या बाजार में जो चिंताएं थी 25,000 के नीचे, क्या वो खत्म हो गई हैं? चाइना को लेकर जो डर था, क्या वो भी प्राइस्ड इन है सब कुछ? और अगले 1 घंटे में निफ्टी में क्या कोई यहां से भी 50 अंक के लिए, 100 अंक के लिए तेजी का सौदा बन सकता है? ये अपने एक्सपर्ट से समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अगले घंटे भर में हम क्या कुछ करने वाले हैं आपके लिए। तो 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग के ट्रेड्स। 2:40 पर होगा ऑप्शंस का चैंपियन। 3 बजे मार्केट एट 3 होगा, यानी कि बाजार खुलने के बाद कौन सी खबरें आई हैं, कौन से रिजल्ट्स आए हैं और उस पर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है शेयरों में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर, यानी कि कल के सत्र के लिए बाजार के लिए कौन से अहम संकेत होंगे, इस पर हमारा नजर होगा। लेकिन फटाफट बाजार के अब तक के हाइलाइट्स क्या रही हैं जरा ये समझ लेते हैं। 5 बड़ी बातों के जरिए आपके सामने चीजों को रखते हैं। तो बैंकिंग शेयरों का आज बाजार को सपोर्ट है। आईटी शेयरों में आज अच्छी तेजी हो रही है विप्रो की अगुवाई में, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी है 25,100 के ऊपर मजबूती से टिका हुआ। निफ्टी बैंक 51,700 के ऊपर है, 600 अंकों की बढ़िया तेजी हम निफ्टी बैंक में देख रही हैं। और आज जो लीडरशिप है निफ्टी बैंक में वो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक से आ रही है। 1615-20 रुपए के आसपास आकर थमा था एचडीएफसी बैंक और फिर से वहां से चला, यानी कि 1600 वाला जो सपोर्ट है ना वो मतलब लगातार उसके लिए बरकरार है। और इसके अलावा आईसीसी बैंक, कोटक बैंक जैसे कुछ शेयर हैं, ये भी बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। 12 में से 9 शेयर आज मजबूती वाले ही आपको दिखेंगे। बैंकिंग, रियल्टी, आईटी ये 3 पैक है जहां पर अच्छी से खरीदारी आज हम होते हुए देख रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी सुस्ती का वहां पर माहौल हमें देखने को मिल रहा है। चर्निंग हो रही है और चर्निंग का बेनिफिट मिल रहा है लार्ज कैप्स को। चुनिंदा मेटल्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेटल में कुछ कुछ अच्छी खबरें आई हैं। एक रिपोर्ट भी आई थी ब्रोकिंग फर्म्स की तरफ से एमके की शायद, और उसके चलते मेटल्स में तेजी हो रही है। चीन से कुछ स्टिमुलस को लेकर बहुत बड़े तो नहीं बट हाँ उस दिशा में कुछ कदम जरूर लिए गए हैं, इसके चलते मेटल्स में मूड सुधरा हुआ है। तेल, गैस और फार्मा शेयरों पर आज हम थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं। तो ये रहा बाजार का मूड। 50 में से 30 शेयरों में आज हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार का मोमेंटम यहाँ से कैसा दिख रहा है? क्या बेस फॉर्मेशन जो होना था उसका कंफर्मेशन आ चुका है? जरा ये डिम्पी समझते हैं। डिम्पी पूरे आंकड़ों को टटोल कर बैठे हुए हैं। डिम्पी, आज बढ़िया शुरुआत हुई और उसके बाद बाजार ने अपनी तेजी को बढ़ाया है। 165 अंक ऊपर निफ्टी इस वक्त है। क्या ये मान के चलें कि 25,000 कहीं ना कहीं अब सुरक्षित एक लेवल हो गया है बाजार के लिए? न केवल आज बल्कि पूरा हफ्ता अगर आप पिछला भी देखेंगे तो 25,000 के इर्द गिर्द आप घूमते रहे। 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे क्या, 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट, 200 पॉइंट ऊपर क्या, 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस। तो मार्केट जब नया हफ्ते में आया तो उसने कुछ चेंज नहीं किया। 25,200 अभी भी रेजिस्टेंस है, 25,000 मतलब 24,800 अभी भी एक सपोर्ट एरिया है। इसके बीच में थोड़ा बहुत मजबूत, थोड़ा बहुत कमज़ोर होने की मार्केट कोशिश करता रहा। लेकिन अच्छी चीज़ क्या? अच्छी चीज़ बैंक निफ्टी है। हमने सुबह सुबह भी आपको बैंक निफ्टी विद एग्जाम्पल होके बताया था कि कई बार खिलाड़ी कोई जो खेलने जाता है, एक गलती बार बार कर रहा है, तो खिलाड़ी अपने देश में जब वापस प्रैक्टिस करता है और फिर से इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन खेलने के लिए आता है तो बिल्कुल तैयार होके आता है। बैंक निफ्टी हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था, कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो देखो आप 51,500 भी पाया, 51,800 भी आज में मार्केट ने ऑलमोस्ट दिखा दिया। इस समय बैंक निफ्टी डेज हाई पे है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी ने 1-2 नहीं बल्कि 4 बैंकों से हेल्प मांगी कि हमसे ये लेवल पार नहीं हो रहा, आप हमसे साथ खड़े हो जाओ, आप देखो बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कौन?
कोटक महिंद्रा बैंक, दिखाते जाओ स्क्रीन पर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक, इसके अलावा इंडसइंड बैंक, एक और बैंक भी था लिस्ट में लेकिन वो आज थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उस शेयर का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सेस आज थोड़ा आपको परेशान कर रहा होगा, अदरवाइज ज़्यादातर बैंक डेज हाई पे हैं। सुबह एग्जैक्टली यही डाटा हमने आपके सामने शेयर किया था कि आप ध्यान रखेंगे तो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा बैंक निफ्टी अच्छा चल सकता है, 4 बैंकों का सपोर्ट के साथ आ रहा है। और अगर आज ये एक्सिस बैंक 10 रुपये नीचे नहीं होता ना, मान लीजिए सिर्फ 10 रुपये ही ऊपर होता, तो आप अपनी स्क्रीन पर 52,000 देख रहे होते, 52,000 आज में आपको दिखता है, यानी कि 51,500 भी आज दिखता, 52,000 भी दिखता। इससे होता क्या है, कोई भी लेवल पार करने पर या इसके अचीव होने पर क्या होता है, एक लेवल की चर्निंग होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 51,500 जो 2 बार वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे फिसला, वहाँ पर आके जब ये लेवल्स पार हुए तो डर किसके मन में आएगा, डर मंदड़ियों के मन में आएगा कि अब शॉर्ट करने का समय नहीं है, अब हमको निकलना है। इसलिए बैंक निफ्टी का आप ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखाओ, सुबह से ही इसमें शॉर्ट स्क्वीजिंग हो रही है, करीब 2% के आसपास की शॉर्ट स्क्वीजिंग हुई। ये जो कॉल अभी प्रोड्यूसर साहब ने लिखवाई है 51,500 की, इस कॉल हमने सुबह भी आपको नोटिस करवाई थी और अब आप देखो करीब 200% का रिटर्न है। ये फ्यूचर्स आप देख पा रहे हो, प्रीमियम में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, जबकि बाजार चल रहा है तो एथिकली के बाद प्रीमियम श्रिंक होता है, प्रीमियम कोई कम नहीं हुआ, 250 पॉइंट के प्रीमियम के साथ आए थे, करीब 250 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। और नीचे जो आप ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हो 2.78 का, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट में माल खड़ा था, जिसमें मंदड़िए भी थे, तेजड़िए भी थे, तेज़ी करने वाले भी, मंदी करने वाले भी थे, उसमें से आज मंदी करने वालों ने अपना साथ धीरे धीरे करके ये छोड़ते गए, सिस्टम में से बाहर निकल गए। 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे, तो आज उसमें 2% कम ओपन इंटरेस्ट हो गया। दूसरा पॉइंट, आज मार्केट ने जो अचीव किया है 51,800, इसने अपने एक सपोर्ट एरिया को 2-3 नॉच ऊपर लेके आ गया। अब आपको 50-800 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप 51,000, 51,200, 51,300, 400, 500 तक का कोई भी रेंज का स्टॉप लॉस अब अपने कंफर्ट का भी लगा सकते हो। हमने आपको एक और चीज़ की बताया था कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज़ है वो काफ़ी दुख भरा था, काफ़ी दर्द भरा था। जब आप सितंबर से अक्टूबर में आए, बहुत सारी चीज़ें हैवी लेके आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके विक्स ठीक हुआ, एफआईज ठीक हुए, एफआईज ने ऊपर से माल बेच के अपने आप को लाइट कर दिया। अब इतना लाइट कर दिया कि एफआईज ज़्यादा बेचने के मूड में भी नहीं है, बेचेंगे भी नहीं, 20% से भी नीचे नहीं जाएंगे, 35 तक तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर से नीचे जब करेक्ट हुई तो कूल डाउन भी हुई, जो ओवर हीटेड थी, सारी चीज़ें बाजार के अंदर फिर से नोटिस हो रही हैं। पहले कवरिंग होती है, बाद में लॉन्ग बनेगा। फर्स्ट डे से लॉन्ग बना दोगे तो वो ठीक नहीं होता, फिर क्या बाद में उसको प्रेशर रहता है सिस्टम में। तो शॉर्ट कवरिंग होने से क्या सफाई हो रही है, उसके बाद लॉन्ग पोजीशंस बन सकती हैं। बट आप थोड़ा देख के संभल कर कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करें। सुबह सुबह में हमने यही बात बोली थी कि मौका छोड़ना नहीं, ये मौका रेयर मिलता है मार्केट के अंदर, जब चीज़ें कूल डाउन हो रही हों और आपको एंट्री करने का मौका मिले। और हमें खुशी है, हमने 1-1, 2-2, 3-3 लॉट करके आपको प्लस करवाया। आज 650 पॉइंट का जो गेन है ये आपके अकाउंट में आ रहा है। 150 पॉइंट गैप का समझता हूँ तो 500 पॉइंट सामने स्क्रीन का भी है। श्रीकांत चौहान, अवनी भट्ट, अमरदीप सिंह और मयूरेश जोशी, 4 मेहमान मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये जो लास्ट का 1 घंटा आप मेहमानों के साथ हम रहेंगे और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर। इसी सेगमेंट में BTST के सौदे भी होंगे, इसी सेगमेंट में कुछ न्यूज़ वाले शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे और जो मेहमानों ने खुद एनालिसिस किया हुआ है वो भी आपके सामने होगा। रिलायंस का प्रीव्यू भी एक बार आपके सामने उतारेंगे कि उसके नंबर्स आज कैसे आ रहे हैं। श्रीकांत चौहान, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा बताइए सर, मार्केट पे इंडाइसिस पे आपका टेक क्या है, साथ ही अपने शेयर्स भी बता दीजिएगा। या गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, बिकॉज इस मार्केट में अगर आप देखें तो जो ओवरऑल एक्टिविटी बनी है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे कुछ तो बाइंग मोमेंटम वापस से लौट रहा है। पिछले वीक में जो हमने एक साइडवेज एक्टिविटी देखी थी और एक मल्टीपल टाइम जो एक रेजिस्टेंस देखा था, वहां पे लगता है हमें कि थोड़ा पोजीशन कम हो रहा है और जो सपोर्ट्स है जैसे आपने कहा वैसे शिफ्ट होते जा रहे हैं। मेरे लिए लगता है कि जो अभी यहाँ पे ना
काफी सारी अनसर्टेनिटीज अभी तक है कि एग्जैक्टली जो एशियन मार्केट्स है वो कैसे स्पैन आउट होते हैं, डॉलर करेंसी का ट्रेंड कैसे रहता है आने वाले दिनों में, क्रूड के प्राइसेस में कैसे क्या सुधार या बढ़ाव या कुछ करेक्शन आता है। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑल कंप्लीटली अनसर्टेन, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट होता है पार्टिसिपेशन का वो काफी कम था, वो थोड़ा थोड़ा लौट रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 52,000 के लेवल्स है बैंक निफ्टी में। नो डाउट 51,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसे बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है। अब हम यहाँ से 52,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन 52,000 के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बनेगी, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग बन सकता है, और ये शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड बैंक निफ्टी को शायद 53,500 तक भी लेके जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52,000 के करीब है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रैली देख सकते हैं, लेकिन 52,000 के ऊपर अच्छी तेजी बनेगी। सपोर्ट शिफ्ट हो चुके हैं, 51,000 51,200 पे सपोर्ट बैंक निफ्टी के आ चुके हैं। और निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे काफी बड़ी जगह है। 25,300 के ऊपर तेजी बनेगी, और इन लेवल्स को अगर क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है जो एफएनओ में अभी एफआईआईज ने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है वहां पे बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और उस पर्टिकुलर केस में हम निफ्टी को एक बार 25,800 से लेकर 900 तक भी जाते देख सकते हैं। तो काफी एक इंपॉर्टेंट बड़े रेजिस्टेंस के करीब मार्केट जा रहा है, लेकिन इन लेवल्स को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद बड़ी एक्शन हमें देखने मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करनी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टेक महिंद्रा एक काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना था, उन लेवल्स के क्रॉस होने के बाद इसमें जो तेजी बनी है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के करीब जा सकता है, जो तकरीबन 1830-1850 के करीब के हैं। तो करंट लेवल से अगर मैं टेक महिंद्रा लॉन्ग करता हूं तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 1600, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन गुंजाइश है 200-250 रुपए की गुंजाइश करंट लेवल से दिखाई देती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर कोई दूसरा ट्रेड अगर लेना है इस मार्केट में, तो हमें लगता है कि फार्मा में लुपिन लेबोरेटरीज पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा जो उसका ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है। करंट लेवल से अगर मैं लुपिन को लॉन्ग करता हूँ 2230 2238 में, तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 2190, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं मुझे 2325 से लेकर 2350 के। तो लुपिन और साथ ही साथ टेक महिंद्रा, इन दो स्टॉक्स में हम कुछ लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। फॉर बैंक्स मुझे लगता है कि काफी चल चुके हैं, तो स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन कोई करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल प्राइवेट बैंक्स के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। श्रीकांत जी की पूरी विस्तार से एनालिसिस बाजार की, और ये दो शेयर भी, एक आईटी का शेयर, एक फार्मा का शेयर। फार्मा से ल्यूपिन और आईटी में टेक महिंद्रा, जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी ये शेयर शामिल हैं, लेकिन और चलेगा। 1690 तक के टारगेट हैं टेक महिंद्रा के लिए, और ल्यूपिन के टारगेट होंगे 2325 के लिए। इंडेक्स के व्यू की बात करें, 25,300 क्रॉस होने दीजिए निफ्टी पर, निफ्टी और रफ्तार दिखाएगा। और निफ्टी बैंक के लिए जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 52,000 का, उसके ऊपर आपको रफ्तार और बढ़ती हुई दिखेगी। ये पूरी की पूरी समग्रता के साथ रणनीति हो गई। लेकिन अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के और अभी के लिए? अभिषेक जी, तो मेरे दोनों ही जो शेयर्स है वो एक रिवर्सल कैंडिडेट बनते हुए शेयर्स है। पहला मेरा रहेगा एफएमसीजी सेक्टर से आईटीसी। तो आईटीसी में हमने देखा है कि काफी गिरावट के बाद में एक आज पहली बार ऐसा संकेत आ रहा है कि यहाँ से अब ये रिवर्स होगा, डाउनसाइड जो है वो रुक गया है। तो और इसमें ये आरएसआई पे भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर के तगार पे है। तो ये एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड रहेगा कि यहाँ से ये रिवर्सल होगा और अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक निकल पड़ेगा। इसमें फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट में जो एडिशन हो रहा था शॉर्ट साइड पे, वो भी रुक चुका है और थोड़ा थोड़ा लॉन्ग एडिशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो आईटीसी में पहला ट्रेड रहेगा, करीबन 495 से 497 के रेंज में इसमें खरीदारी करेंगे। 512 का इसका पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये 520 तक चल सकता है स्टॉक, और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 485 का। और दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। तो गेल में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हमें दिख रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ऑलरेडी ये स्टॉक निकल चुका है। इसमें फ्यूचर्स में लॉन्ग एडिशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ 242 तक चल सकता है, करीबन 230 से 229 के बीच में अभी चल रहा है।
तो यहाँ पे हम इसमें खरीदारी करेंगे 242 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 224 का। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के शेयर के लिए टारगेट होगा 242 का, स्टॉप लॉस 224 का। अच्छा, अब अगर आप गैस वाले जो सीडीजी वाली जो कंपनीज है ना, चाहे आईजीएल एमजीएल, उनको देखेंगे तो वहां पर आज काफी ज्यादा कमजोरी है। गेल में आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और दूसरा शेयर हो गया आईटीसी। ऊपर से मतलब जिस रेंज से ये गिर के नीचे आया था 490 के आसपास, वहां से फिर सपोर्ट लेके चल रहा है। 512-520 के लिए टारगेट के लिए आपको ये शेयर खरीदने की सलाह है। तो दो खरीदारी वाले शेयर होंगे अवनीश जी की तरफ से। अमरदीप जी नमस्कार, आप बताइए सर, आपका कन्विक्शन कहां पर है और आप क्या बाय करेंगे? जी धन्यवाद। तो मैं CDSL पे जरूर रेकमेंड करूंगा निवेशकों को फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज CDSL जो है मेजरली हम लोग देखें तो जो डिपॉजिटरीज हैं और साथ में जो एक्सचेंजेस हैं उनके शेयर्स में काफी अच्छी तेजी चल रही है। और ओवरऑल जो निवेशक है, मेन चीज ये समझना जरूरी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो जो इतना थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ मनी जो मार्केट्स में आ रहा है, दे आर लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी इन गुड एंड क्वालिटी नेम्स। तो जहां तो गुड और क्वालिटी नेम्स, और जहां जिनकी एटलीस्ट विजिबिलिटी आगे भी अच्छी है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो CDSL को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। करंटली ये 1585 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसे मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से इसकी बाइंग की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 1715, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 1475 का रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ और स्टॉक्स हो गए जिसमें आप CDSL के अंदर देख पा रहे हैं आज ताबड़तोड़ तेज़ी है, लेकिन 1700 तक भी जा सकता है शेयर, ये भी आपको अमरदीप जी बता रहे हैं। 1475 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाइए जिन्होंने पहले से पकड़ रखा है शेयर को। तो आगे बढ़ते हैं, आज रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रहने वाले हैं पहले जरा स्वामी सरकार से जानेंगे, फिर मयूरेश सर आप भी जरा नंबर्स को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा कमेंट्री किस तरह की कैलकुलेशन बिठाई जा रही है हमारी तरफ से, एक बार जरा आप भी पहले जानेगा, फिर मैं एक टेक आपसे भी लूँगा सर। तो स्वामित पहले आप बताओ नंबर्स कैसे आ रहे हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स रिलीज करने वाला है, और अगर आप देखेंगे ओवरऑल नंबर्स जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो थोड़े बहुत म्यूटेड आ सकते हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, एबिटा में करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा मार्जिन 16.9% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो 4% हायर हो सकती है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब नंबर्स म्यूटेड इसलिए है क्योंकि जो टेलीकॉम नंबर्स है उसके नंबर स्ट्रॉन्ग होंगे, बट उसके सामने अगर आप देखेंगे तो O2C और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो है वहाँ के नंबर्स काफ़ी म्यूटेड या वीक आएंगे, और इसी कारण ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी म्यूटेड होंगे। अब O2C सेगमेंट की अगर एबिटा की हम बात करें तो वो 5% लोअर होंगे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, करीब 12,500 के आसपास ये नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये बिजनेस वीक इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो सिंगापुर क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन था वो भी फ्लैट था, और उसके साथ अगर आप पेट्रोकेमिकल मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ग्रोथ देखने नहीं मिला, और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो O2C सेगमेंट जो है वो वीक आ सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एबिटा नंबर है वो 1% लोअर आने की एक्सपेक्टेशन है, नंबर करीब 5150 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये नंबर में डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि हल्की सी प्रोडक्शन डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशंस है KG D6 में, और उसी के साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी बढ़ रही है, और इसी कारण हम अगर ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की एबिटा भी लोअर आ सकती है। अब रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है, बट एबिटा ग्रोथ सिर्फ 4% की है, तो रिटेल बिजनेस में भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्री से सेकंड क्वार्टर में। बट जो ग्रोथ हमें रिटेल बिजनेस में दिखेगी वो पूरे स्टोर एडिशन, न्यू ब्रांड्स जो कंपनी ऐड कर रही है और फुटफॉल बढ़ने के कारण देखने मिल सकती है। अब रिलायंस जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू करीब 7% हायर हो सकता है, एबिटा 8% से ग्रो कर सकती है। एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 53.2% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 14% आने की एक्सपेक्टेशंस है। आरपू जो कि सबसे की नंबर है टेलीकॉम कंपनी के लिए वो 6% से बढ़कर 193 पे आने की एक्सपेक्टेशंस है। बट सब्सक्राइबर बेस अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब जो पूरा ग्रोथ हमें टेलीकॉम बिजनेस में दिख रहा है वो टैरिफ हाइक की वजह से दिख रहा है। आरपू ग्रोथ सबसे हाईएस्ट होगी पिछले 10 क्वार्टर में, बट ये टैरिफ हाइक लेने के कारण अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस में डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशंस है, और ये पहली बार होगा पिछले 10 क्वार्टर में जहां पे
रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर बेस में हमें डिक्लाइन देखने मिल सकता है, और ये प्योरली टैरिफ हाइक लेने के कारण जो कस्टमर चर्न होता है उसके वजह से हो रहा है। पहले भी जब कंपनीज ने टैरिफ हाइक लिया था हमें ये देखने मिला था, बट याद रखिएगा ये जो टैरिफ हाइक हुआ है उसका पूरा बेनिफिट सेकंड क्वार्टर में नहीं रियलाइज हो रहा है। आगे चल के भी 2 क्वार्टर्स में इसके बेनिफिट रियलाइज होंगे, क्योंकि रिलायंस जियो के जो कस्टमर्स हैं वो लॉन्गर वैलिडिटी प्लान्स में है, तो कुल मिला के 3 क्वार्टर लग जाते हैं पूरे टैरिफ हाइक बेनिफिट को फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए। उसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर पे, क्या कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के आउटलुक को लेकर, न्यू एनर्जी बिजनेस का रोड मैप क्या है, क्या टाइमलाइंस है कब प्लांट्स प्रोडक्शन शुरू करेंगे, उसी के साथ कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहा है टैरिफ हाइक होने के बाद, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ जियो फाइबर की ग्रोथ और कंपनी के आगे की कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जानना भी ज़रूरी होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सारा डिटेल में आपने बता दिया। मयूरेश सर, जरा आपने सुन भी लिया होगा, आपका टेक चाहिए सर रिलायंस पे। Afternoon, Dimbiji. Afternoon, Abhishek ji, and afternoon to everyone on the panel. So I think would concur with most part जो सौमित ने कहा है। दो चीजें आई थिंक, जो अपस्ट्रीम बिजनेस है यहाँ पे थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर देखी जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट वी प्रॉब्ली सी इन सिंगापुर जीआरएम्स एक समय पे तो नेगेटिव ट्रेड में निकल गए थे, बट रिलायंस के पास मल्टीपल फीड स्टॉक्स के ऑप्शन होने के कारण आई थिंक सिंगापुर जीआरएम्स एटलीस्ट वुड बी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड। जो पेटकेम वाला बिजनेस है वहां पे जो डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स है ऑब्वियसली इज नॉट फेवरिंग डिमांड एट दिस जंक्चर, और इसलिए जो एंड प्रोडक्ट प्राइसेस है इसमें धीमापन जरूर देखा जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो स्प्रेड्स होते हैं फॉर द पेटकेम बिजनेस एज होल कैन बी अ लिटिल बिट लोअर सीक्वेंशियली एज वेल। जो रिटेल ओरिएंटेड बिजनेसेस है, रिलायंस रिटेल शुड बी हैविंग सॉफ्टिश क्वार्टर, बट आई थिंक एक स्टेडी शो रहेगा। ऑब्वियसली आई थिंक जियो का जो परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक्स जैसे सौमित बता रहे थे इज गोइंग टू बी रिलेटिवली बेटर, बट मेरे अनुमान में आई थिंक जो कमेंट्री रहेगी स्पेसिफिकली रिटेल को सराउंड करते हुए, स्पेसिफिकली ऑन द रिलायंस रिटेल बिजनेस विद द फेस्टिव सीजन एक्सपेक्टेड इन Q3, आई थिंक Q3 Q4 के आंकड़े रिलेटिवली बेटर होने चाहिए। जितने इन्होंने स्टोर ओपनिंग्स की हैं पिछले कुछ तिमाहियों में वहां पे थोड़ा फुटफॉल्स और जो फिक्स कॉस्ट अब्जॉर्प्शन है ये थोड़ा बेहतर होना चाहिए सेकंड हाफ के लिए, इसलिए रिटेल फोकस बिजनेसेस शुड डू रियली वेल इन द सेकंड हाफ। ऑब्वियसली आई थिंक जो न्यू एनर्जी बिजनेसेस हैं और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रखते हैं उसी बिजनेस को लेके वहां पे कैसे आई थिंक डिमांड डायनामिक्स वापस आते हैं ये देखना बहुत लाजमी होगा, बट इट सीम्स टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट विद व्हाट चाइना इज गोइंग थ्रू फॉर द ओवरऑल मार्केट, और इसलिए आई थिंक ये बिजनेसेस सबड्यूड रहेंगे। न्यू एनर्जी बिजनेसेस पे जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ how these assets will come on place in the next few quarters. ये important होने वाला है commentary के हिसाब से। capex has been calibrated, leverage has been calibrated. तो मेरे हिसाब से I think commentary for the second half relatively better होगी। ये quarter शायद रिलायंस के लिए सॉरी। ओके ठीक है तो एक व्यू पॉइंट भी आपने सुन लिया, कैसे आंकड़े आ रहे हैं ये भी आपने सुन लिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर तुरंत हाजिर हो रहे हैं। स्वागत है आपका फिर से एक बार ब्रेक के बाद। बाजार में तेजी बरकरार है और ये तेजी है आईटी और बैंकिंग शेयरों के दम पर। इस वक्त निफ्टी 155 अंकों पर और निफ्टी बैंक की बात करें 650 अंकों की बढ़िया तेजी हो रही है एचडीएफसी बैंक की अगुवाई में। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे ये जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला, ऑप्शंस के चैंपियन। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार। बाजार हमारी आज ऑर्डर बुक है और 7 साढ़े 7 जैसे मैंने कहा L1 है, तो करीब 42,000 करोड़ की हमारी विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। उसके कारण हमारा जो नंबर्स की बात करें जो हमने पहले भी अनाउंस किया था, इस साल में हमारा करीब का मूड तो आज बढ़िया लग रहा है। सर बताइए कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं ऑप्शंस में? जी आज ऑप्शन में मुझे टीवीएस स्टार 30 में मौका दिख रहा है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस इसके जो ब्रेकआउट आया है वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आया है और आज इसने अपने 20 DMA लेवल को रिक्लेम किया है। तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा लग रहा है टीवीएस मोटर में। तो हमें 2860 का कॉल ऑप्शन बाय करना है टीवीएस मोटर का, जो कि अराउंड 44-46 के आसपास चल रहा है। इसमें जो टारगेट रखना है वो रखना है 75 का और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 30 का। तो जो हमारा मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 5250 रुपीज का।
और अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो रहेगा 10,500 रुपीज का। टीवीएस मोटर में 2860 वाली आपको कॉल खरीदनी है और ये 44 से 46 रुपए के बीच में मिलेगी अक्टूबर सीरीज में। लक्ष्य 75 रुपए का, स्टॉप लॉस 30 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 10,500 और अधिकतम 50 का। जहां से ये शेयर गिरा था करीब 2900 साढ़े 2900 के भाव से ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था, फिर से उन लेवल्स को रीगेन करने की कोशिश है और लगातार 5 सत्र से ये शेयर आपको चलता हुआ दिखाई देगा। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, बाजार में सुधार हुआ है, लेकिन टाटा केमिकल्स अब दिन के निचले स्तरों के आसपास जाके ये शेयर कारोबार कर रहा है। श्रीकांत जी जरा चेक करेंगे टाटा केमिकल्स, हमने देखा था कि 1000 रुपए के आसपास से चलते चलते ये 1150 रुपए के ऊपर निकला था और अब देखिए 1100 रुपए को बचाने की जद्दोजहद में शेयर है ये। टाटा केमिकल्स क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि शेयर और गिरने वाला है ये? देखिए, तो मुझे अभिषेक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉक है वो एक रेंज के अंदर है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी जब ये स्टॉक 1200 रुपए के करीब आया है हमने इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टॉक वापस से 1000 के लेवल्स के करीब आता है। इस बार के भी आज के इसके टेक्निकल पैटर्न को देखते हुए मुझे लगता है कि यस, पॉसिबिलिटी है कि शायद हम वापस 1000 के करीब जा सकते हैं, विच इज जस्ट व्हाट आई कैन से 100 रुपीज अवे फ्रॉम करंट लेवल्स। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ बिल्टअप होते जा रहा है और यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मैं उनके लिए ये राय रखूंगा कि आप इसमें बने रहिए। ये पर्टिकुलर स्टॉक में हमें लगता है ये स्टॉक वापस से एक बार इसके प्रीवियस हाई को यानी 1300 साढ़े 1300 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। बट यस, बिकॉज की मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है और ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये पर्टिकुलर सेक्टर में भी काफी सारी अनसर्टेनिटीज है, तो इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल है और रेंज बाउंड है। लेकिन अगर शायद ये स्टॉक 1050 1060 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए करंट लेवल से जो भी इन्वेस्टमेंट्स है इसे होल्ड करके रखें। होल्ड करके रखें टाटा केमिकल्स में। दो और शेयर आप स्क्रीन पर लेकर आइए और अवनीश जी आप दोनों को जरा चेक कीजिएगा। सीडीएसएल और बीएसई दोनों में करीब 7-7% के आसपास की तेजी है और बीएसई में तो हमें लग रहा है कि नहीं अब रुकेगा तब रुकेगा, लेकिन रफ्तार थम नहीं रही है और बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। हालांकि टेक साइज भी कोई छोटा नहीं रहा, करीब 4500 रुपए के आसपास का शेयर ये हो गया है। आज हाई बना है 4989 का, हालांकि डे हाई से देखेंगे तो 100 रुपए नीचे आपको ये शेयर दिखेगा। अवनी जी, बीएसई में क्या करें? बने रहें जिसकी तेजी की पोजीशन है या फिर आपको लगता है कि शेयर चल बहुत गया है, अगर कोई 50-60% प्रॉफिट टेकिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा वो? विजय जी, इसका स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में ऊपर ही चलते जा रहा है, लेकिन अब इसका आरएसआई जो है थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आने लगा है, तो 50% तो नहीं, मैं कहूंगी अराउंड 30% यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपको एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करंट लेवल पे बुक करके। अगर ये जब नीचे रिट्रेस होता है करीबन 4520 के आसपास, तो वहां पे आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। इसका ओवरऑल जो टारगेट है ऊपर 5200 तक ये स्टॉक चल सकता है, तो इसमें बने रहना है। लेकिन अभी एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 30% प्रॉफिट बुक करके आप नीचे के लेवल पे फिर से एंट्री कर सकते हैं। इसी को लेकर ये व्यू। अमरदेव जी, आज हम देख रहे हैं कि बाजार में ना एक थीम चल रही है जिसका हमें इंतजार था कि कंजम्पशन वाला जो थीम है ना थोड़ा सा चले। श्राद्ध खत्म, नवरात्र भी अब तो बीत गए, दिवाली के पहले हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट हो या फिर हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो कंजम्पशन रिलेटेड जिसमें कि फूड आइटम वाली जो कंपनीज होती हैं ना वो चलती हुई दिख रही हैं। आप एक जरा रेमंड पर मुझे व्यू दीजिए। अच्छी आज रफ्तार है, 1700 रुपए के लेवल को इसने पार भी किया है रेमंड के शेयर ने। क्या इसमें लगता है कि तेजी और अभी सस्टेन करेगी रेमंड में? तो यदि मैं रेमंड के बारे में बात करूं तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी खासी तेजी तो इस स्टॉक ने हमें दिखाई है और फिलहाल जो है वो एक करेक्टिव मोड में ये स्टॉक दिख रहा है। और लेकिन क्योंकि ये काफी लॉन्ग टर्म, यदि मैं चार्ट्स की बात करूं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो करंट लो बना है वो होल्ड रेमंड यदि करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ शार्प रैली टुवर्ड्स 1800-1850 लेवल्स।
तो उस पर्सपेक्टिव से इसे जरूर देखा जा सकता है। और यदि मैं स्टॉक पीई की भी बात करूं तो रफली अराउंड 20 है, और सेल्स ग्रोथ भी देखूं तो दैट आल्सो इज 37-38% लास्ट 3 इयर्स का देखूं तो ओवरऑल देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। और ये डाइवर्सिफाइड है इनटू टेक्सटाइल्स और अदर सेक्टर्स में इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, तो उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि ये क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पर ये जो भी रिसेंट लोज है दे आर वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अपसाइड में 1800-1850 का शॉर्ट टर्म में एक लेवल देखा जा सकता है। 1850 के लेवल आप देख सकते हैं रेमंड के शेयर में। अमरदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं, इनफैक्ट 3:04 हो गए हैं। हमारे सहयोगी गौरव वेट कर रहे हैं हमारा अपना खास सेगमेंट लेकर, जिसका नाम है मार्केट एट 3। गौरव बताइए क्या खबरें हैं और क्या एक्शन हो रहा है शेयरों में? जी हाँ, तो आज अगर हम बात करें खबरों की तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विप्रो के साथ, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि 17 अक्टूबर को कंपनी बोर्ड मीटिंग लेगी। वहाँ पे कहीं पे बोनस इशू जो है उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा और इसके चलते हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी जो है हमें विप्रो में देखने को मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं ओबेरॉय रियल्टी की, यहाँ पर भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है 16 अक्टूबर को। जब भी इस मीटिंग के दौरान कंपनी जो है वो फंड रेजिंग के बारे में सोचने वाली है। ये याद दिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि कंपनी ने फिलहाल में ही कहीं पे 6,000 करोड़ का एक इनेबलिंग जो प्रोविजन है वो किया था फंड रेजिंग के लिए, और इसके चलते ये मीटिंग जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं एचसीसी की, यहाँ पे कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, और इस ऑर्डर का वैल्यू जो है वो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा होने वाला है। ऑर्डर जो है वो 36 मंथ्स में कंप्लीट होने वाला है और इसके चलते हुए एक तेज़ी यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं अशोका बिल्डकॉन की, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कई सारे ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिले हैं। अगर हम वीकेंड की ही बात करें तो इसी वीकेंड पे कहीं पे 4 ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 4000 करोड़ होने वाली है। इन ऑर्डर्स का भी लगभग अगर हम बात करें कंप्लीशन टाइम की तो वहाँ पे कुछ तो 3 साल का ये कंप्लीशन टाइम है और इसी के चलते यहाँ पे भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं एलटी फूड्स के बारे में, यहाँ पे एक नेगेटिव खबर आ चुकी है। तो कहीं पे फिलहाल में ही डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ने कहीं पे उसके ऊपर जो टेस्ट किया था सैंपल कलेक्शन के लिए, उसका टेस्ट किया था और उसका जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो उन्हें देखने को मिला है एलटी फूड्स में, और इसके चलते हुए कहीं पे एक नेगेटिव रिएक्शन जो है हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स में आज अच्छा ट्रैक्शन भी देखने को मिला और रिएक्शन भी देखने को मिला, तो इन सब स्टॉक्स पे आगे जाके भी नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे अपडेट्स लेकर आने के लिए और बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां पर एक्शन हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकेंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं जाएगा नहीं, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी कई सारे आपको बढ़िया स्टॉक्स बताएंगे ट्रेड करने को लेकर। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स के अगर आप देखेंगे तो करीब 160 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 25,100 के ऊपर टिका हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज सरेंडर नहीं किया बल्कि डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। इंडिकेशन अपने आप में बहुत साफ है कि आने वाले दिनों में एक और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 52,000 पार होती 52,500 का रास्ता भी साफ खुल जाएगा। लेकिन इस बीच जब चुनाव आने को हैं तो चुनावी रेवड़ियाँ कुछ बढ़ती हैं और उसमें आज खबर कुछ ऐसी ही आती हुई दिखी। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले मुंबई वालों को राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। मुंबई के 5 टोल पर हल्के वाहनों को अब कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। पूरी डिटेल बता रहे हैं अनुराग शाह। ने चुनावों के ऐलान से ठीक पहले एक बड़ी सौगात दी है कम्यूटर्स को। मुंबई के जो 5 एंट्री पॉइंट्स है वहां पर टोल बंद करने का ऐलान किया है, टोल को एग्जाम करने का ऐलान किया है। इस समय मैं मुंबई के दहीसर चेक नाके पे हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये गाड़ियाँ हैं लाइट मोटर व्हीकल है, इनको 45 रुपये देने पड़ते हैं टोल के रूप में, लेकिन कल से यानी आज रात से ये इन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये ऐलान जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया है। 5 टोल एंट्री पॉइंट जो है वो उस पर ये फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। दहीसर, वाशी, ऐरोली, मुलुंड LPS और आनंद नगर चेक पॉइंट जो है वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से
टोल को बंद करने का फैसला लिया गया है। जो लाइट मोटर व्हीकल्स है यानी जीप, कार, मिनी ट्रक, वैन्स वगैरह पर टोल नहीं लगेगा। तो इससे लोगों को फायदा होगा। जो लोग मुंबई के एमएमआर रीजन से मुंबई में काम करने आते हैं और उन्हें हर दिन का 90 रुपये टोल देना पड़ता है, उस महीने के 1500 से 1800 रुपये की उन लोगों के लिए ये बचत होगी। चुनावों से ठीक पहले इसका ऐलान किया है। लंबे समय से कई सारे संगठन इसकी मांग कर रहे थे और आखिरी कैबिनेट में महाराष्ट्र सरकार ने चुनावों से पहले इसको मंजूरी दी है। ठीक है, तो अनुराग आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बताते हुए श्रीकांत चौहान, अवनी भट्ट, दो मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। उन दोनों से मैं कुछ शेयर और पता कर लेता हूँ। क्या उनको BTST की कैटेगरी में डाला जा सकता है, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं उनसे। आज के जिन शेयर्स में अच्छी बढ़त के साथ बंद हो रहे हैं, या फिर मैं बोलूँगा जिसका डाटा काफ़ी अच्छा है, उसमें ज़रा टेक महिंद्रा लेके आइए। 1690 के आसपास चल रहा होगा ये टेक महिंद्रा। श्रीकांत सर, इसको ज़रा कर जाए BTST या फिर रख भी सकते हैं टिल एक्सपायरी? बिल्कुल। तो डिम्पी, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो काफी अच्छा टेक्निकल पैटर्न है, और इनफैक्ट हमने अभी हमारे 2:30 बजे के जो स्टॉक आइडियाज थे उसमें भी हमने इसी को इंक्लूड किया था। हमें लगता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसमें कोई अच्छा फॉर्मेशन बना है। इनफैक्ट ये फॉर्मेशन कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज का इसका ब्रेकआउट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से 1780 से लेकर 1825-30 तक के लेवल्स दिखा सकता है, जो इसके प्रीवियस हाईज थे। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे BTST के बेसिस पे या तो इवन एज अ ट्रेडिंग कॉल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक और शेयर है, मैं कंप्लायंस की वजह से आपसे नहीं पता कर पाऊंगा, लेकिन अवनी भट्ट वो बता पाएंगी। वो शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक। एक बार जरा 1.5% ऊपर है ये शेयर। ओपन इंटरेस्ट वगैरह ठीक है, जरा फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। अवनी, ये बात बताइए जरा, कोटक महिंद्रा बैंक को BTST या फिर कुछ दिनों के लिए और रख सकते हैं जब तक ये 2000 नहीं पहुँचता? जी, मेरे हिसाब से जिनके पास है वो ऑलरेडी होल्ड कर सकते हैं। ऊपर 1940 से 1950 के बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो वहां से एक बार ये रिट्रेस हो सकता है। तो एज अ BTST तो नहीं, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। एक बार ये 1940 का लेवल पार हो जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर ये ऊपर के तरफ मेरे हिसाब से 1960 1970 तक चल सकता है। 2000 का लेवल फिलहाल तो अभी चार्ट्स पे नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ, अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न में 1940 पहला टारगेट और 1960 ये दूसरा टारगेट रहेगा, बट फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, फ्रेश तो नहीं लेना, लेकिन जिनके पास है उनको छोड़ना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉपर्स लगा के रखो। आपको ध्यान है, ये शेयर हमने तब आपको नोटिस करा था जब 1650 1700 के आसपास का था, और उस समय डाटा ऐसा बन रहा था, तो हमने बात में आपके सामने रखी बात कि 2000 रुपये का भी हो जाए ना कोटक, तो हमको हैरानी नहीं होगी। आज जब 1915 का रेट देखने को मिल रहा है तो खुशी होती है कि डाटा ने जो बात प्रूव की वो सामने स्क्रीन पे अब दिख भी रही है। एक और शेयर भी है, लेकिन थोड़ा डाउटफुल कंडीशन में हूँ कि मैं उसको प्लस करूँ कि नहीं करूँ। डाटा कहता है कि येस, आप थोड़ा बहुत प्लस कर सकते हैं, इनिशियल बेस बन चुका है, बट स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं जिस शेयर की बात बोल रहा हूँ उसका नाम है AU बैंक। पूरी तरह से रिवर्सल वाला एक शेयर है। ये एक ऐसी जगह से मैं बोलूँगा कि बॉटम बना के वापस निकल रहा है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था, वो था 690 के आसपास। वहाँ से फिर से रिवर्सल की पहली कैंडल बनी है 3 मेजर, इनफैक्ट 4 मेजर कैंडल के बाद। श्रीकांत सर, ये मैं जल्दी में फैसला ले रहा हूँ अगर मैं इसको प्लस करूँ, या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए? अगर चला तो बहुत अच्छा भी चलेगा। ठीक है, वैसे अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर देखें और अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें प्लस ओवरऑल सेक्टर के रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस को देखें, तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें एक लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है, बिकॉज काफी एक इम्पॉर्टेंट लेवल से ये टर्न हुआ है। करेक्शन भी जो इसमें आया था वो काफी हेल्दी करेक्शन था। तो जैसे कि सेक्टरल परफॉर्मेंस रहता है उसके अंदर, अगर आप BTST करते हो या तो अगर आप ट्रेडिंग कॉल्स लेते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि वो वर्क होते हैं। और अगर उसमें भी अगर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस होता है वो काफी नजदीक का होता है। तो जो आज के लोज थे 680, हम उसे भी एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर काफी नियर टर्म का स्टॉप लॉस रखना है तो कल के जो लोज थे
उसे एज अ स्टॉप लॉस हम कंसिडर करेंगे 688। हम उसे स्टॉप लॉस के बेसिस पे कंसिडर करके अगर लॉन्ग की ट्रेड बनाते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे यानी कि 725 से लेकर 30 के बीच में जा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी लॉन्ग किया जा सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक और शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और हम देख रहे हैं कि आज ट्रांसफार्मर से या फिर ट्रांसमिशन वाली जो कंपनीज है ना, वहाँ पर रौनक है। स्किपर के शेयर में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, 5-5.5% के आसपास की तेजी है। और जी स्किपर को लेकर ना न्यूज़ भी अच्छी आई थी। आप जरा शेयर का जरा चार्ट जरा चेक करके बताइए कि कितना ये चल सकता है। आज 619 रुपए तक पहुंचा था शेयर इंट्राडे में ये। जी ये इस स्टॉक में काफी दिनों से मेरा ध्यान है और इसका टारगेट बनता है ऊपर की तरफ 650 का। और आज ऊपर के स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी है, तो मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा और अगर नीचे आ जाता है 565 के करीबन, तो ये फ्रेश खरीदारी के लिए भी अच्छा मौका बन जाएगा। और जिनके पास है वो तो बने रहिए 650 के टारगेट के लिए। 650 के टारगेट के लिए आप इसमें बने रहिए। दो बैंकिंग शेयर अब अवनी जी चेक कीजिए। एक तो थोड़ा चल ज़्यादा गया है, वो है फेडरल बैंक का, और दूसरा है करूर वैश्य बैंक का। दोनों में से आपको क्या बेहतर लग रहा है? जी जैसे आपने बताया फेडरल बैंक थोड़ा सा चल चुका है ऊपर की तरफ 198 में एक हल्का सा रेजिस्टेंस लेवल है। एंड ऑप्शन चेन भी मैं देखूं तो 200 के कॉल में अभी तक कोई ज्यादा अनवाइंडिंग हमें नजर नहीं आई है। तो यहाँ से अभी 2-3 रुपए जो 198 से 200 के रेंज में थोड़ा सा ये स्टॉक अटक सकता है। तो ये रिट्रेसमेंट हो जाए, थोड़ा बहुत नीचे आए स्टॉक, तो डिप्स में हम फिर से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और करूर वैश्य की बात करूँ तो इसमें ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बॉटम बन चुका है। मेरे हिसाब से अब ये 195 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। अच्छा बॉटम बन चुका है, कंसोलिडेशन हुआ है, तो इसमें ऊपर की तरफ पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये चल सकता है ऊपर 216 से 217 के रेंज तक। तो इसमें हम फिलहाल इस करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आज का ही लो लगाना है 197 का, और ऊपर के तरफ 217 का हमें टारगेट रखना है। 217 का टारगेट आप रखे चलिए करूर वैश्य बैंक के लिए। बैंकिंग फाइनेंशियल में से एक और शेयर लेकर आते हैं। श्रीकांत जी, ये व्यू आपसे जानना चाहेंगे पीएनबी हाउसिंग की शेयर पर। लगातार हमने देखा था कि ये शेयर नीचे आया था जब बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया, लिस्टिंग उसके बाद जब हुई, लेकिन अब ये 4-5 सत्र से छोटे छोटे कदमों से चल के 1000 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश में है। 5 सत्र में करीब 50-60 रुपए के आसपास की तेजी हुई है। पीएनबी हाउसिंग आपको लगता है कि 1000 रुपए क्रॉस करेगा तो और तेज रफ्तार दिखाएगा शेयर ये? देखिए, तो वैसे पीएनबी हाउसिंग की अगर बात करें तो ये 1200 के करीब था, और जैसे इसमें मोमेंटम बना था और जो इसमें ट्रेंड था, मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक शायद जब करेक्शन आएगा तो 1020 1030 में ही इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्स हो जाएगा और एक रिवर्सल फॉर्मेशन के साथ वापस हायर बॉटम बना के एक नई रैली में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा सा फेल किया। ये करेक्शन जो आया वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बड़ा हुआ करेक्शन, और स्टॉक ने लगभग 910 915 के लेवल्स को छू लिया। तो हमें लगता है कि जैसे कि ये करेक्शन थोड़ा एक्सटेंडेड था, तो हमें लगता है कि स्टॉक थोड़ा इन लेवल्स पे यानी कि इन्हीं लेवल्स पे थोड़ा और कंसोलिडेट हो सकता है, और उसके बाद शायद इसमें रैली बन सकती है। तो जो करंट लेवल्स है वहां पे हमें लगता है कि रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि 1010 1020 इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल से अभी इन्हीं लेवल्स के करीब आया है। तो 1010 1020 का आप रेजिस्टेंस पकड़ के चलिए, तो इन लेवल्स पे आपको लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करना है। बट अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 930 950 के रेंज के करीब इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस एट 900। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि स्टे अवे, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। डिप्स की रणनीति पीएनबी हाउसिंग के लिए। फेस्टिवल वाली थीम में दो और शेयर हैं और हमने हाल फिलहाल अच्छी तेजी देखी भी है। एक तो है डिक्सन टेक का। आज आपको हल्की तेजी जरूर दिखेगी, लेकिन जिस रफ्तार से ये चला है शेयर ने, हैरत में करने वाला तेजी थी इसमें। 2000 रुपए की एक तरफा तेजी हुई है। 15,500 रुपए के आसपास का भाव इसका हो गया है डिक्सन टेक का। आज नई ऊंचाई पर पहुंचा है। और हम दूसरे शेयर की बात करें, अंबर एंटरप्राइजेज, रफ्तार उसके मुकाबले थोड़ी सी कम रही है, लेकिन ये शेयर भी काफी पैसे कमा के इसने दिए हैं। अवनी जी, दोनों में से बताइए आपको अभी
कहां पर कन्विक्शन ज्यादा लग रहा है? जी मेरा कन्विक्शन अभी भी डिक्सन पे ही है, काफी चल चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। करेक्शन तो बहुत दूर की बात है। सो ये मेरे हिसाब से ये 15,560 इस लेवल तक कंटिन्यूसली चलते रहेगा। उसके पहले कोई बड़ी मंदी हमें नजर नहीं आएगी। तो डिक्सन में आप बने रहिए, करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और आपको इसमें स्टॉप लॉस भी नीचे लगाना है। प्रीवियस डे का लो, रोज के रोज आपको ट्रेल करना है, प्रीवियस डे का लो इसको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये अभी फिलहाल बन रहा है 14,830 835 के करीबन। तो डिक्सन में बने रहिए, इसी में कन्विक्शन ज्यादा है। बने रही, इसमें कन्विक्शन ज्यादा है। बाजार के लिए एक और ट्रिगर होगा, वो होगा देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, वो होगा हिंदई इंडिया का। करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है। आईपीओ की डिटेल के साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, क्या कुछ इसकी अपडेट्स जानकारी आपके पास है? डेफिनेटली, तो मच अवेटेड आईपीओ था, लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था और वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ इंडिया है। और ऑलमोस्ट 2 दशकों बाद किसी ऑटो कंपनी का इंडिया में आईपीओ आ रहा है। देखिए, कल खुलेगा, 17 तारीख को ये बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जो है 1865 से 1960 रुपीज़ का है, यानी कि टोटल इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 27,870 करोड़ है, यानी कि ह्यूज साइज का आईपीओ है और वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट आईपीओ है। हालांकि ये पूरा का पूरा ओएफएस है, क्योंकि यहाँ जो प्रमोटर है Hyundai मोटर, वो इस कंपनी में करीब 14.2 करोड़ शेयर, यानी कि करीब 17.5% के आसपास का हिस्सा जो है वो बेचने वाली है। वैल्यूएशन करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और इसकी लिस्टिंग डेट अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल टेंटेटिव अगर आप देखेंगे तो करीब 22 अक्टूबर के आसपास निकल के आती है। और Hyundai मोटर्स इंडिया को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 76% ऑफ रेवेन्यूज़ अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो इंडियन ऑपरेशन से आते हैं, बाकी थोड़े बहुत कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। और एसयूवी मार्केट में आपने देखा कि किस तरह इस पूरी कंपनी ने अपनी पकड़ बनाई है और करीब 63% रेवेन्यूज़ है जो कंपनी के FY24 में इसी एसयूवी सेल्स से आई थी। रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे CAGR से कंपनी ग्रो होते हुए नजर आई है। पीवी मार्केट शेयर में अगर आप देखें तो कंपनी करीब 14.6% के आसपास का ओवरऑल मार्केट शेयर है। मार्जिन्स कंपनी करीब 13% के आसपास कमांड करती है और अगर इंडस्ट्री लेवल से देखेंगे तो उसके आसपास ही है। रेवेन्यूज़ देखिए, CAGR 14% के आसपास पिछले 3 साल में। एबिटा में अगर आप देखेंगे तो 21% के आसपास के CAGR से कंपनी ने ग्रोथ की है। वैल्यूएशन अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशन देखेंगे यानी कि FY26 की, तो ये आती है करीब 18.3 टाइम्स के आसपास, क्योंकि हमने 20-25% के आसपास की ग्रोथ को यहाँ मान के चला है। उस हिसाब से देखेंगे तो इंडस्ट्री से थोड़ा ये सस्ता नज़र आता है, क्योंकि मारुति और M&M को अगर आप देखें तो करीब 22 के पी के आसपास ट्रेड करता है और ये करीब 18 साढ़े 18 के पी पे आ रहा है। तो वैल्यूएशंस ठीक ठाक लग रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी अच्छी है और एसयूवी मार्केट में तो आपने देखा है किस तरह से कंपनी ने अपनी पकड़ बनाई है। तो कल से आईपीओ शुरू होने वाला है, आपके पास और एक मौका है आईपीओ में पैसा लगाने का, एक दमदार कंपनी के। ठीक है, लेकिन देखभाल के लगाइएगा, हाँ, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ पाछ के सब कुछ देख दाख के, क्योंकि ओएफएस भी है और क्या क्या वैल्यूएशंस वगैरह वाला मैटर है वो सारी कंपनी के साथ कंपेयर करके आपको बताया हुआ है। अच्छे से देख के कीजिएगा काम। अब आज के जरा टॉप गेनर्स में आपको बताता हूँ जो मार्केट के अंदर आज अच्छे बंद हो रहे हैं। इनफैक्ट लेवल्स के हिसाब से तो मैं देखूंगा कि निफ्टी तो देखो सही बंद हुआ है आज, निफ्टी में कोई कमी नहीं है। निफ्टी कल आपको 25,200 भी दिख सकता है कि सब कुछ ठीक रहा तो। बैंक निफ्टी उससे भी अच्छा बंद हुआ है, बट बैंक निफ्टी ने 2 दिन का काम 1 दिन में कर दिया, कोई बात नहीं, बट फिर भी अच्छा काम किया और स्ट्रॉन्ग काम किया। बैंक निफ्टी में आप एक चीज़ अच्छी कर सकते हो कि आप थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लेके आ सकते हो। निफ्टी के अंदर अभी वही रखना 25,200 24,800, यानी कि 25,000 से 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे। आज देखो एडवांस डिक्लाइन उतनी ठीक नहीं है, जबकि आप देख पा रहे हैं 174 पॉइंट ऊपर है, 650 शेयर 650 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस ज़्यादा आ गए। क्यों आए डिक्लाइंस? क्योंकि बड़े शेयरों की वेटेज ने इंडेक्स को अच्छे से मैनेज किया, बट छोटे शेयर्स में नहीं आया पैसा। एफआईएस की होल्डिंग देखना आज शाम को बढ़कर आएगी, क्योंकि जिस तरह की पोजीशनिंग हुई है मार्केट के अंदर, एफआईएस 2 हिस्सों में पैसा लगाएगा, पहला बैंक में, दूसरा आईटी में। आईटी और बैंक दोनों के इंडाइसेस आज ठीक बंद हुए हैं। निफ्टी आईटी भी स्क्रीन पे फायर करना, तो निफ्टी आईटी भी आज ठीक बंद हुआ है। अब आता हूँ स्क्रीन पे जो मेरे टॉप गेनर्स बने आज मार्केट के, या जिनका दिन बहुत अच्छा था, वो था फेडरल बैंक, आज बढ़िया बंद हुआ है। विप्रो, ओबरॉय रियल्टी, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी अच्छी बनी है। हिंदुस्तान कॉपर,
परसिस्टेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, हिंद पेट्रो, ये कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने आज अच्छी क्लोजिंग की है। अब आते हैं जरा आज के कमज़ोर कड़ी वाले शेयर्स पे। एक ही दिन में 7% टूट के वापस 1100 के नीचे बंद कर रहा है टाटा केमिकल्स, यह ठीक क्लोजिंग नहीं है। बंधन बैंक उतना अच्छा नहीं है। कोलगेट कंजम्पशन का शेयर गया। IGL गैस का लीडरशिप है, वापस चला गया शेयर 4% नीचे और कमज़ोरी के साथ बंद हो रहा है। और IEX के अंदर भी आज 4% की कमज़ोरी है, 200 के नीचे IEX भी खिसक गया। साथ ही PVR INX भी आज थोड़ा कमज़ोर हुआ है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बढ़ने और गिरने वाली कैटेगरी के अंदर। श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। अवनी भट्ट आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आप दोनों से बातचीत हुई, काफ़ी अच्छे शेयर्स भी हमको मिले। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। सोमवार का दिन वैसे काफ़ी बेहतर गया, देखते हैं 1-2 दिन और क्या होता है और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके हमको आदत भी डालनी होगी। वीकली एक्सपायरीज ख़त्म होने जा रही है 20 नवंबर से। नमस्कार।